So in last class we were reading about gas ईडियोमेट्री और गैस ईडियोमेट्री में मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा था कि गैस की एनालिसिस हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई थी। इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, केओएच से पास कराओगे तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान रखें तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके गैस ईडियोमेट्री के जो आसानी से आपको क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने की और कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। 8.4 ml of a gaseous hydrocarbon A was burnt with 50 ml of O2 in an idiometer tube. The volume of products after cooling to room temperature was 37.4 ml when reacted with NaOH. The volume further contracted to 3.8 ml. What is the molecular formula of A? एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, अगला आप खुद करना। ठीक है, एक मैं कर देता हूं आपके लिए, अगला आप खुद से करना। देखो, सबसे पहले यहां नोट करना है हाइड्रोकार्बन। क्लास 10 में तुमने हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या पढ़ा है? हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन ही है। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह नहीं है। अगर ऑक्सीजन वगैरह होता तो वो आपको लिख के देता। तो हाइड्रोकार्बन के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? पहला वाला। हाइड्रोकार्बन के लिए हम पहला वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो प्लीज राइट द फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में लिखिए। सॉल्यूशन, अरे बड़ा आसान होता है यार। चलिए बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन लिखिए। तो कार्बन को बैलेंस करेंगे तो x, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो y/2, और इसके बाद जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिएगा तो यू विल गेट x प्लस y/4। ये आया हमारा, एकदम बेसिक से कर रहे हैं। तो अगर हम इसको मोल्स में लिखें, पिछला क्लास का रिवीजन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा, है ना? एक्चुअल एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस पिछला वाला जो लास्ट क्लास किया वो रिवाइज कर लेंगे। सो 1 mole reacts with x plus y/4 moles to give you x moles of CO2 and y/2 moles of H2O. Applying Gay-Lussac's law of combining volume, जो मोल का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो है, तो वी कैन राइट 1 ml reacts with this much ml। ध्यान रखना,
गैस को अंडरलाइन करना है टू गिव यू Xml, है ना, और इसको नहीं मारेंगे, क्यों? क्योंकि ये लिक्विड था। Therefore we can say that VmL, ठीक है, reacts with x plus y by 4 into VmL of O2 to give you x into VmL CO2, और ये नहीं आएगा। ठीक है, पिछली क्लास वाला सब कुछ, पिछली क्लास वाला ना। फॉर्मूला, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मतलब इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर एक्सप्लोजन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर explosion and cooling down, volume contraction after explosion and cooling down will be equals to इतना करना नहीं होता है बेटा, है ना, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। मैं इसलिए सारा लिख रहा हूं ताकि पिछला क्लास आपका रिवाइज हो जाए। सो इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम अगर आप लिखो, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी बस इससे लिख रहे हैं इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा बेटा? V प्लस x प्लस y बाय 4 टाइम्स V, ठीक है। तो ये किसका वॉल्यूम है? हाइड्रोकार्बन का। ये किसका वॉल्यूम है? जो ऑक्सीजन आपने लिया है जलाने के लिए, माइनस फाइनल वॉल्यूम, माइनस फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम इज दिस, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम इज दिस। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो लास्ट क्लास में क्या मिला था हमें? V इंटू 1 प्लस, है ना, निकाला था ना हमने, फिर से कर दे रहे, रुक जाओ। V प्लस एक्स वी प्लस वाई बाय 4V माइनस एक्स वी, V प्लस वाई बाय 4V, V इंटू 1 प्लस वाई बाय 4, V इंटू 1 प्लस वाई बाय 4। यही आया था हमारा लास्ट क्लास में भी, ठीक है। चलो, अब ये देखना है हमें कि इसको यूज कैसे करना है, हाउ डू वी यूज इट। तो यहां देखो, हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम में कितना दे रखा है? 8.4 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और साथ में और क्या है? 50 ml ऑफ O2। तो व्हाट इज माय इनिशियल वॉल्यूम? 58.4, 58.4, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम इज, व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन? What is final volume after explosion? 37.4 ml, 37.4 ml। तो यहां से मेरा इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन कितना आएगा? घटा देंगे, 21 ml। यहां से मेरा जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा? 21 ml। अच्छा, आपने जो यहां पर इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन निकाला,
और आपने जो यहां पर इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन निकाला, दोनों आपस में क्या होंगे? सेम। इक्वेट कर दीजिए ना। इक्वेट करते वक्त बस खाली ये ध्यान रखना है, वी क्या है? व्हाट इज वी? V is the amount of hydrocarbon that you have taken. So V is how much? 8.4. So this will be equals to V times 1 plus Y by 4. V का वैल्यू पुट कर दीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Y. बताइए Y का वैल्यू क्या आएगा? एक्चुअल एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है? अगले सवाल में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। डन। 21 4 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 by 5 is equals to 1. 5 by 2 minus 1 is equals to Y by 4. ठीक है? 3 by 2 is equals to Y by 4. Y का वैल्यू क्या आएगा? 6. Y का वैल्यू क्या आएगा? 6. आया ये आपका आंसर 6, Y का वैल्यू। Y का वैल्यू आया। नाउ दे आर टेलिंग यू, ठीक है, ये जो आपका इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद इतना बचा हुआ है अपने पास गैस 37.4, तो इस 37.4 को आपने क्या चीज से पास कराया? बेस से पास कराया। 37.4 को आपने बेस से पास कराया और आपने क्या पाया कि वॉल्यूम फिर घटकर कितना हो गया? 3.8। कॉन्ट्रैक्टेड टू, फर्दर कॉन्ट्रैक्टेड टू 3.8 ml। तो फाइनल वॉल्यूम आपका क्या हो गया? 3.8 ml। तो अगर आपने बेस से पास कराया होगा तो हमने क्या सीखा? एब्जॉर्ब CO2। व्हाट डज दैट मीन? Amount of CO2 would be equals to what? 37.4 minus 3.8। 37.4 minus 3.8, तो ये कितना आएगा? 14 माइनस 8 6, 6 माइनस 3 33.6 ml। 33.6 ml है ना? वॉल्यूम तभी घटा होगा बेटा
जब बेस ने पूरा CO2 खींच लिया होगा, इधर कुछ चला गया होगा, बाकी बचा गैस। ठीक। हाउ डू वी राइट अमाउंट ऑफ CO2? अमाउंट ऑफ CO2 को हम कैसे लिखते हैं? XV। XV से उसको इक्वेट कर दीजिए। X का वैल्यू 4 आएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन? C4H6। C4H6। हाइड्रोकार्बन यही था ना बेटा? X और Y का वैल्यू निकालो। इसमें से कोई सा भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो यू कैन आस्क ना, अभी आप पूछ सकते हो। सर ये जो 3.8 बच गया, ये फिर किसका वॉल्यूम होगा? है ना? सब तो खत्म हो गया? नहीं, सब नहीं खत्म हुआ है, ध्यान से देखो। ये तुमने हाइड्रोकार्बन लिया है, ये तुमने क्या लिया है? ऑक्सीजन लिया है। ठीक है? क्लियर है ये चीज? यहां पर जब तुमने फाइनल वॉल्यूम लिखा है, तो ऐसा तो देखो, इनिशियल वॉल्यूम कितना था तुम्हारा? हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक। फाइनल वॉल्यूम पहला कॉन्ट्रैक्शन के बाद 37.4 आया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं किया होगा, हाइड्रोकार्बन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि ये 37.4 में ये दोनों होंगे, CO2 प्लस O2। और इसी हिसाब से जब आप इसको बेस से पास कराओगे तो CO2 यहां रह जाएगा, O2 यहां रह जाएगा। तो दिस इज रिमेनिंग अमाउंट ऑफ O2, 3.8 ml। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ O2, 3.8 ml। कुछ पूछना है बेटा? अगला सवाल खुद से बनाओ तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है? मेरे बनाने से नहीं समझ में आएगा, आपके बनाने से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन।
करिए। है आसान, क्वेश्चन खाली बड़ा होता है इसका। एक होमवर्क के लिए भी लिख दे रहे। हो गया।
देखो कितना शॉर्ट होता है ये बनाना। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12 प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू 112। फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 82 ml। तो व्हाट इज इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन? 112 माइनस 82 विच इज इक्वल्स टू 30 ml। Now, what is the formula for initial contraction? V times 1 plus y by 4। V को पुट कर दो यहां पर। 12 into 1 plus y by 4 will give you 30। 3 10s, 3 4s, 2 5s, 2 2s। So 5 by 2 minus 1 will give you y by 4, and this implies y is equals to 6 again। ठीक है। नाउ इस 82 ml को KOH से पास कराया गया तो कितना बचा? 46। ठीक है। तो व्हाट डज दैट मीन? कितना एब्जॉर्ब हुआ होगा CO2? 82 minus 46 which is equals to 36 ml। and what is the formula for CO2? XV। पुट कर दीजिए। x इंटू 12 इज इक्वल टू 36। 12 3 जा। x का वैल्यू क्या आएगा? 3। So what is the formula for hydrocarbon? C3H6। मैच करिए, ये आंसर आया आपका। C3H6। कुछ पूछना हो तो बताएं। कुछ पूछना हो तो बताइए, अदरवाइज होमवर्क नोट कर लीजिए। ये रहा होमवर्क। नोट हो गया? चले आगे।
नोट हो गया? चलिए आगे। अगला टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, अगला टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन फिजिक्स में भी है। फिजिक्स के बुक 2 में भी है ये चैप्टर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, खाली लिखना है इसमें, ठीक है? जैसे पॉस्टुलेट्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही ये थ्योरी है। इस थ्योरी के बारे में बस हमें नोट करना है, रटना है, थ्योरी क्या बोलता है, पॉस्टुलेट क्या बोलता है, और इसके बेसिस पर क्या चीज का एक्सप्लेनेशन आता है। और थोड़ा सा इसमें लास्ट में मैथ्स है, क्योंकि फिजिक्स में है तो थोड़ा सा मैथ्स है। ठीक है, सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्या क्या लिखना शुरू करेंगे? लिखना शुरू कीजिए। व्हाई इट वाज डेवलप्ड? सो इट वाज डेवलप्ड टू क्लैरिफाई द बिहेवियर ऑफ गैसेस एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पर गैस का क्या बिहेवियर होता है उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये थ्योरी डेवलप की गई थी। द postulates of kinetic theory of gases, the postulates of kinetic theory of gases are related to atoms or molecules। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम देख नहीं सकते हैं, which can't be seen, hence this theory provides microscopic model of gases। जब हम कोई सा भी थ्योरी या कोई सा भी मॉडल बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए डिजाइन करते हैं तो उसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, और जब हम बड़े पार्टिकल्स के लिए डिफाइन करते हैं तो उसको हम मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो दिस इज थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक मॉडल, नॉट मैक्रोस्कोपिक। क्या है इसके पोस्टुलेट्स? जैसे बोस के पोस्टुलेट्स पढ़े हमने, है ना? डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स पढ़े। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या पोस्टुलेट्स हैं? खाली लिखना है बेटा, है ना? तो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर लिखना। पोस्टुलेट नंबर 1, gases consist of a large number of identical
small particles called as structural units, called as structural units. The actual volume occupied by these structures is negligible compared to the empty spaces between these structural units. These structural units are considered as point masses. तो नंबर वन पॉस्टुलेट में तीन चीजें हैं। एक, स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, उन स्ट्रक्चरल यूनिट्स का वॉल्यूम क्या है एज कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दीज स्ट्रक्चरल यूनिट्स, और these structural units are considered to be point masses। तो ये जो दूसरा वाला पोर्शन लिखा हमने, ये इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। ऑलरेडी ये सब आपको पता है। सपोज दिस इज माय कंटेनर। तो दूसरा वाला पॉइंट क्या बोलता है कि ये जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है, जो एम्प्टी स्पेस है, और ठीक है, ऐसे काफी सारे एम्प्टी स्पेसेस होंगे, ये भी एम्प्टी स्पेस होगा, और मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी क्या कराएंगे, एम्प्टी स्पेसेस। तो ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, दे आर very very large as compared to, देखेंगे ध्यान से, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के साइज से। तो इसीलिए जो एक्चुअल वॉल्यूम ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे, दैट विल बी वेरी नेग्लिजिबल। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर वन का ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो अगर ऐसा है बेटा, है ना, अगर ऐसा है तो हम मॉलिक्यूल्स को चाहें तो नजदीक ला सकते हैं। कैसे? प्रेशर बढ़ाकर। हम चाहें तो इन सारे मॉलिक्यूल्स को नजदीक लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। कैसे? प्रेशर बढ़ाकर। और अगर हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, ये हम क्यों कर पाएंगे, ये ऐसा क्यों कर पाएंगे, क्योंकि बहुत जगह है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जगह को अगर किसी तरह कम कर दिया जाए तो पार्टिकल्स तो आपस में टकराएंगे नहीं, पार्टिकल्स क्या होंगे, नजदीक आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी।
Therefore, we can say that this first postulate explains the compressibility of gases. The first postulate explains the compressibility of gases. कोई सा भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। नोट हो गया पहला वाला? पहला वाला नोट कर लिया बच्चा? सेकंड, there is no force of attraction between particles of gases at ordinary conditions of pressure and temperature. ये second postulate. No force of attraction. तो no force of attraction को अंडरलाइन करेंगे हम। What does this explains? ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अगर दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज हुआ तो दूसरा वाला पार्टिकल जो है अपने आप कहीं नहीं जा सकेगा, ये पहले वाले पार्टिकल के क्या होगा, नजदीक होगा। ये समझ में आता है? दो पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो दूसरा वाला पार्टिकल या पहला वाला पार्टिकल कहीं इधर उधर नहीं जा पाएगा, ये वहीं का वहीं रहेगा अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट डज दिस एक्सप्लेन्स? दो पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो व्हाट डज दिस एक्सप्लेन्स? कि कोई सा भी पार्टिकल किधर भी जा सकता है। कोई सा भी पार्टिकल किधर भी जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब एक कंटेनर में अगर आपने गैस रख दिया, एक कंटेनर में अगर आपने गैस रख दिया तो वो कंटेनर के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है ना। और चूंकि काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं गैसेस में, वी से दैट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई ऑल द स्पेसेस गिवन इन द कंटेनर। इट इज बिकॉज ऑफ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता तो हर जगह इधर उधर भागकर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता गैस। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, it explains
पॉइंट नंबर 2, पॉस्टुलेट पूछना है आपको। पॉइंट नंबर 2, पॉस्टुलेट नंबर 2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो कहीं पर भी भाग के जा सकता है। कहीं पर भी भाग के जाने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको एक रूम में छोड़ दिया जाए और बोला जाए कि आप कहीं पर भी भाग सकते हैं, तो आप किसी भी कोने में चले जाओगे। ऐसे हजार लोग होंगे जिनको रूम में छोड़ दिया जाए, हजार लोग किसी भी कोने में जाकर रह जाएंगे। तो हजारों लोगों का वॉल्यूम क्या होगा? रूम का वॉल्यूम। Postulate number 3. Particles of gases are always in constant, rapid and random motion. मतलब पार्टिकल इस तरीके से रुका हुआ नहीं है। पार्टिकल क्या कर रहा है? ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई चीज मूव कर रही है तो क्या उसका फिक्स्ड शेप होगा? नहीं होगा। Therefore, this third postulate explains that gases do not have fixed shape. Explains gases do not have fixed shape. Fixed shape के लिए फिक्स होना चाहिए लोकेशन, जैसा सॉलिड में होता है। सारे पार्टिकल्स एक जगह पर फिक्स होने चाहिए। Particles of gases move in all possible direction in straight line while moving. They can, number one, collide with other particles or collide with the walls of container. हो सकता है ऐसा, और तो कोई कोलिजन हो नहीं सकता। When they collide with walls of container, they exert pressure. When they collide with the walls of container, they exert pressure. Hence, the fourth part explains why do gases exert pressure. Why do gases exert pressure? Why? Because of collision with the walls of container. What does this mean? Will be explained in detail
इन इम्पल्स मोमेंटम चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जो कि अगला चैप्टर हम अगले दिन से शुरू करेंगे। वर्क एनर्जी पावर, पावर के कुछ क्वेश्चंस करके वी विल स्टार्ट विद दिस। तो बस अगले वीक तक क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक सब बता देंगे आपको। कोलिजन्स अभी के लिए लिख लीजिए, जब कोलिजन इलास्टिक होता है देन टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर कोलिजन total energy of molecules after collision। अभी के लिए मेमोराइज कर लीजिए, total energy of molecules before collision is equals to total energy of molecules after collision। At a particular instant, different particles of the gases have different speeds and therefore different kinetic energy and therefore different kinetic energy। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब समझिए, मान लीजिए ये मेरा एक कंटेनर है और इसमें गैस ए पार्टिकल, गैस के काफी सारे पार्टिकल्स होंगे है ना, ए बी सी डी। तो ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो आप 9 बजे इसको ऑब्जर्व करो, 9 AM, तो हो सकता है इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो, इसकी 3 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, इसकी 5 मीटर पर सेकेंड हो सकता है इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड हो। तो डिफरेंट पार्टिकल्स विल बी हैविंग डिफरेंट स्पीड्स, देयरफॉर सबका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv² से अलग अलग। लेकिन मान लीजिए अगर आप 10 बजे भी सेम ही पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दीज स्पीड्स में चेंज हो सकता है, इसका अब 3 हो गया हो, इसका 2 हो गया, 1 हो गया हो, इसका 2 हो गया हो, इसका 4 हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या लिखना है, these speeds keep changing constantly। अब है थोड़ा सा टेक्निकल वाला चीज, इसी पॉइंट में अभी हम लिखेंगे। वो क्या, ये समझने वाला पोर्शन है, पहले लिखो, इंडिविजुअल स्पीड of the particles are changing
but distribution of speed remains constant at a particular temperature. ये है कष्ट वाली चीज। मेरे हिसाब से मैं कोशिश करूंगा आपको समझा देने का। नोट करिए पहले। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। ध्यान रहे टेम्परेचर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो 9 बजे 25 डिग्री सेल्सियस, 10 बजे एट सेम टेम्परेचर, देखेंगे ध्यान से। देखो, ए की स्पीड बदली, बी की स्पीड बदली, सी की स्पीड बदली, डी की स्पीड बदली। दिख रहा है आपको? इंडिविजुअली अगर आप कंपेयर करो तो ऐसा। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, 9 बजे आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पार्टिकल्स विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, आंसर क्या होगा? 1। इधर भी क्या होगा? ये सेम रहेगा। तो कहने का मतलब है किसी का स्पीड घट रहा होगा, किसी का स्पीड बढ़ रहा होगा। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या हो जाता है? सेम। सिमिलरली अगर आपसे 9 बजे कोई सवाल पूछे, हाउ मेनी पार्टिकल्स विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, अगेन द आंसर इज सेम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इज सेम। अगर 9 बजे 100 पार्टिकल्स हैं जिनका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 बजे भी उतने ही पार्टिकल्स होंगे जिसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। फर्क यही होगा कि वो जो 100 पार्टिकल्स होंगे 10 बजे वो अलग होंगे, और 9 बजे जो 100 पार्टिकल्स होंगे वो अलग होंगे। बचाओ बेटा, ये टेक्निकल वाला चीज समझ में आया? ये टेक्निकल वाली चीज है, नहीं समझा पाते लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड का मतलब। फिजिक्स में भी है। बोलो, कुछ समझाना हो, और अगर समझ में आ गया तो नोट कर लो एग्जाम्पल के साथ। तो यहां पर मैंने क्या कंपेयर करके दिया आपको? इंडिविजुअल। यहां पर मैंने क्या कंपेयर कर रहा हूं? डिस्ट्रीब्यूशन। ये है फर्क।
कुछ समझाना हो तो बताओ। As gaseous atoms or molecules have different speeds, it implies that they will have different kinetic energy, half mv square. अब एक बात बताओ, एक कंटेनर में कितने गैसियस पार्टिकल्स हो सकते हैं? मिलियंस। अब हर का तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ने जाओगे नहीं, व्हाट डज दैट मीन? Therefore, we will consider only average. Since speed are dependent on temperature, how speed is dependent on temperature? जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल्स को हीट करोगे वैसे वैसे वो दूर चलते चले जाएंगे, एनर्जी गेन करते चले जाएंगे। सिंस स्पीड आर डिफरेंट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, therefore kinetic energy of particles depend only on temperature. Therefore, what we can say, as temperature increases, speed increases, kinetic energy increases, more collisions with walls of container implies pressure exerted increases. This explains why increase of temperature results in increase of pressure for a gas.
ऑल गैस लॉज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बट हम डिराइव नहीं करेंगे, पता होना चाहिए बस। All gas laws can be derived from kinetic theory of gases. Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, सारे हम Gay-Lussac's law of combining volumes, सारे हम निकाल सकते हैं from kinetic theory of gases, but derive नहीं करेंगे, याद कर लेंगे अगर theoretical कोई क्वेश्चन आया तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिराइव करने नहीं आएगा। ये चैप्टर पूरा थ्योरी वाला है, ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स है लास्ट में, थोड़ा क्या काफी सारा है। ठीक है, नोट हो गया। आज के लिए लास्ट टॉपिक ये होगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊं, चाहता हूं मैं ऐसा कि आप यहां आके क्लास करें, ठीक है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई आई एंड हियर ओनली। काइनेटिक गैस इक्वेशन, P into V is equals to 1/3 M into N into U RMS स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करके आप जा सकते हैं, क्योंकि इसके आगे ग्राफ्स हैं और मैथ्स है। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर आकर क्लास करें वो वाला, नहीं तो फिर ऑनलाइन समझाना विल बी डिफिकल्ट। ओके, समझना विल बी ऑल्सो डिफिकल्ट। लिखने का तो मैं लिख दूं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया तो क्या फायदा, क्योंकि फिजिक्स में भी है ना बेटा, यहाँ भी हो जाएगा उधर भी हो जाएगा, दैट्स व्हाई। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करके आप जा सकते हैं। तो आपको कुछ पूछना हो, एनीथिंग, आज की क्लास से, आज की क्लास से कुछ भी पूछना हो किसी को भी, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड फ्रॉम टुडेज क्लास,
आज की क्लास से कुछ पूछना हो किसी को भी? बोलिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड क्या होती है, आरएमएस स्पीड क्या होती है, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है। तो ये सारी चीजें वी विल बी लर्निंग इन नेक्स्ट क्लास। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, उसके वैल्यूज क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, दिस विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जा सकते हैं आप।